बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज पीर 15 अप्रैल है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की। 781 रोज़ आज मुकम्मल हो जाएंगे और तकरीबन 7 दिन के बाद ईद से कबल हमारी बात हुई थी और आज बात हो रही है रूस और यूक्रेन जंग पर। इस दौरान आपके सैकड़ों मैसेजेस मुझे रिसीव भी हुए। गुज़िश्ता वीडियोज़ के कमेंट्स बॉक्स में आपके कमेंट्स भी मैं रीड कर रहा था। इवन के गुज़िश्ता रोज़ भी ढेर सारे कमेंट्स मैंने रीड किए। आपके प्यार का और आपके इंतज़ार का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैं आपको बता दूं कि मैं ईद के चौथे रोज़ वापस भी आ गया था और दूसरे चैनल के ऊपर फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग पर, चूँकि ईरान इन्वॉल्व हो गया उस जंग के अंदर, ईरान ने इसराइल पर जो स्ट्राइक्स की, तो वहाँ पर दूसरे चैनल पर आप में से बहुत कम जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर रखा है। यहाँ पर फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग पर स्टार्टिंग डेज़ में बात हुई, लेकिन उसके बाद यूट्यूब की जानिब से जिस तरह के रिस्ट्रिक्शंस का मुझे सामना हुआ तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं रहा था फ़लस्तीन के इशू पर बात करना। इसलिए दूसरा चैनल, बैकअप चैनल, आप में से ही कुछ भाइयों के मशवरे पर मैंने वो चैनल बनाया था। तो वहाँ पर मैं फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग पर बात करता रहता हूँ। आजकल ईरान और इसराइल के दरमियान जिस तरह के टेंशन्स हैं उसको लेकर ईद के बाद वापस आने के बाद उस टॉपिक पर तकरीबन डेली मेरी वहाँ पर बात हो रही है। मैं एंड स्क्रीन पर लिंक दे दूँगा उस चैनल का, क्योंकि आने वाले दिनों में भी उस चैनल पर जो ईरान और इसराइल के दरमियान टेंशन्स हैं, मशरिक़ वस्ता के अंदर जो टेंशन्स हैं, उन पर बात होती रहेगी। और यहाँ पर ये वीडियो बनाने का महज एक ही मकसद है, आपके ढेर सारे कमेंट्स, ढेर सारे मैसेजेस का मौसूल होना। अब पूरी दुनिया की नज़रें तो मशरिक़ वस्ता की जानिब हैं, लेकिन एक बंदा ऐसा है जिसकी नज़र सबसे ज़्यादा मशरिक़ वस्ता की जानिब है। उसकी वजह भी आपको मालूम है कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बिल्कुल इग्नोर होकर रह गए हैं और अमेरिका जो पहले लिफ्ट नहीं करवा रहा था यूक्रेन के सदर को, अब अमेरिका का फोकस पूरा मशरिक़ वस्ता की जानिब चला गया है। यूक्रेन के सदर दुहाइयाँ दे रहे हैं, क्योंकि आखिरी 23 दिन हैं और 9 मई तक का टाइम है यूक्रेन के पास, और उसके बाद यूरोप का और यूक्रेन का नक्शा मुकम्मल तौर पर हमें तब्दील भी नज़र आ सकता है। डिटेल्स आपके सामने रखने से कबल मैं आपको बता दूं कि मशरिक़ वस्ता के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको लेकर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मजम्मत की। किस चीज़ की मजम्मत की? ईरान के हमले की मजम्मत की, जो ईरान ने इसराइल पर स्ट्राइक्स की उसकी मजम्मत करते हुए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि बिल्कुल रशिया की पिक्चर है ईरान, जो कुछ ईरान मशरिक़ वस्ता के अंदर कर रहा है वही कुछ रशिया यूरोप के अंदर कर रहा है, और हम दोनों सहूनियों को राइट टू सेल्फ डिफेंस भी है और हम दोनों सहूनियों को भर भर कर आपने असलहा, गोला बारूद, मदद, इमदाद प्रोवाइड करना नहीं भूलना। यानी कि मशरिक़ वस्ता के अंदर जो टेंशन्स हैं वहाँ से भी यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बहाना ढूंढा, एक नया तरीका ढूंढा कि अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़, नेटो ममालिक जो हैं वो मुझे ना कहीं भूल जाएं, इसलिए मैं रशिया और ईरान को कंपेयर करके अपना जो कशकोल है वो एक मरतबा फिर से अमेरिका के सामने रखने की कोशिश करता हूँ। क्या पता अमेरिका की जो कांग्रेस है वो आजकल इसराइल के ऊपर जो स्ट्राइक्स हुई ईरान की, उसके बाद अमेरिका की कांग्रेस से मुतालबा किया जा रहा है, जो वाइट हाउस है, ओवल ऑफिस है, जो बाइडन इंतज़ामिया है, उन्होंने जो माइक जॉनसन है यूएस हाउस स्पीकर, उनसे मुतालबा किया है कि इसराइल का जो पैकेज है $10 बिलियन से ज़्यादा का पैकेज है, तकरीबन $14 बिलियन का पैकेज है, उसके अप्रूवल का मुतालबा किया गया है बाइडन इंतज़ामिया की जानिब से। तो यहाँ पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक लंबा चौड़ा सा वीडियो पैगाम जारी करके कहा कि अगर आप मुतालबा कर ही रहे हैं तो मेरे $60 बिलियन से ज़्यादा का जो बिल है वो भी यूएस कांग्रेस के सामने रख दें, कहीं देर ना हो जाए या आप मुझे कहीं भूल ना जाएं, क्योंकि मेरे पास दिन बहुत कम है और ख़बरें अच्छी नहीं हैं। यूक्रेन के जो नए आर्मी चीफ हैं, वैसे तो बंदा जब से आया ये इसी तरह की खबरें यूक्रेन के सदर के साथ शेयर कर रहा है। इसने एक मरतबा फिर से यही खबर शेयर की यूक्रेन के सदर को नक्शे दिखाते हुए। जो आर्मी चीफ है यूक्रेन का, उसने कहा कि 9 मई तक का टाइम है हमारे पास, 9 मई तक रशिया की फोर्सेस की पेशकदमी जितनी ज़्यादा है
और जितनी स्ट्राइक्स रशिया की रिपोर्ट हो रही हैं, इवन के जो कीव के करीब एक मेन जो पावर प्लांट है उसको भी रशिया ने तबाह कर दिया। आए रोज़ ईद के दिनों के दौरान भी, ये जो एक हफ्ता गुजरा, इन दिनों के दौरान भी शायद ही कोई दिन ऐसा हो कि रशिया की स्ट्राइक्स ईस्टर्न यूक्रेन, सदर्न यूक्रेन रिपोर्ट ना हुई हो। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को रशिया तवातर के साथ टारगेट कर रहा है और रशिया की जो फोर्सेस हैं वो ईस्टर्न यूक्रेन, स्पेशली ईस्टर्न यूक्रेन की साइड पर बहुत तेजी के साथ आगे की जानिब बढ़ रही हैं। सदर्न यूक्रेन की साइड पर भी टुवर्ड्स ओडेसा रशिया के फौजियों की पेशकदमी बहुत तेज है। तो यूक्रेन के आर्मी चीफ ने कहा कि 9 मई तक का टाइम है हमारे पास, 9 मई तक रशिया बहुत कुछ गेन करने की कोशिश करेगा। अब 9 मई को क्या स्पेशल है? 9 मई को एक तो आपके मुल्क में बड़ा ख़ास दिन है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बल्कि 9 मई को रशिया के अंदर विक्ट्री डे परेड होती है, विक्ट्री डे मनाया जाता है। नाटसी को शिकस्त दी थी रशिया ने, सोवियत ने, और सोवियत के साथ इत्तेहाद भी था उस जंग अजीम दोम में। अमेरिका, फ्रांस और दीगर यूरोपियन कंट्रीज़ का इत्तेहाद भी था। बहरहाल विक्ट्री डे मनाया जाता है 9 मई को, और यहाँ पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, आपको मालूम है कि खिताब भी करते हैं, और वो खिताब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है रशिया के लिए। इसलिए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के जो आर्मी चीफ हैं, उनका ये ख्याल है कि रशिया के पास मौका भी है, रशिया के पास स्पेस भी है, हमारे पास असलहा गोला बारूद भी नहीं है, और हमारे इत्तेहादी भी मशरिक़ वस्ता के अंदर मौजूद हैं। और जिस तरह का खाली मैदान है, हमारे फौजियों का मोराल जितना डाउन है, तो रशिया 9 मई तक यूरोप का यानी कि यूक्रेन का नक्शा मुकम्मल तौर पर तब्दील भी कर सकता है। इसलिए 9 मई से पहले पहले जो आपसे चक्कर चलता है वो चक्कर चलाएं, और इमदाद, मदद, पैसा, असलहा, गोला बारूद जो है वो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना दिनों दिनों के अंदर रशिया कीव तक भी पहुंच सकता है। 3 मिशन इम्पॉसिबल हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की 3 मिशंस पर काम कर रहे हैं। अब तीनों मिशन बिल्कुल इम्पॉसिबल हैं, लेकिन आखिरी कोशिश है यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की। सबसे पहले तो यूक्रेन के सदर इन एनी केस रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। वीडियो आपको नज़र आ रही होगी, यूक्रेन के सदर ने जो ड्रैगन्स टीथ हैं वो भी खड़े कर दिए हैं, और खंदकें भी खोदी जा रही हैं कि रशिया के फौजी, रशिया के जो टैंक्स हैं, रशिया की जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, उनकी पेशकदमी को किसी तरह इस तरह से कांटे बिछाकर रोकने की तैयारियां यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से की जा रही हैं। और यूक्रेन के फौजियों का मोराल चूंकि बहुत ज़्यादा डाउन है, जिस तरह की स्ट्राइक्स हैं, जिस तरह से इग्नोर किया जा रहा है यूक्रेन को इत्तेहादियों की जानिब से, तो यूक्रेन के जो फौजी हैं वो उनका मोराल बहुत डाउन है, जिसको हाई करने की कोशिश जो है वो यूक्रेन के सदर की जानिब से की जा रही है। आए रोज़ यूक्रेन के सदर दौरे भी करते हैं, हॉस्पिटल्स भी जाते हैं, ज़ख्मी फ़ौजियों से मुलाकातें भी करते हैं, इनामात भी तकसीम करते हैं अपने फ़ौजियों के दरमियान, और बहुत ज़्यादा पुरजोश किस्म के ख़िताब भी इन दिनों के दौरान यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से किए जा रहे हैं कि हथियार नहीं डालेंगे हम, चाहे हमें पैसा नहीं मिलता, मदद इमदाद नहीं मिलती, लेकिन आपने डट कर मुकाबला करना है। हम कर सकते हैं, रशिया को हम रोक सकते हैं। अमेरिका नहीं है तो क्या हुआ, पूरे का पूरा यूरोप जो है वो हमारे साथ है। अब यूरोप के दौरे पर दौरा इन दिनों के दौरान जो एक हफ्ता गुजरा, इस दौरान एक बहुत मेन इवेंट हुआ यूरोप के अंदर, 3C समिट इसे कहा जाता है। अब ये 3C समिट है, इसके अंदर 12 कंट्रीज़ हैं, अब 13 हो चुके हैं, ग्रीस भी इसके अंदर आ चुका है। इस अलायंस के अंदर बुकारेस्ट 9 कंट्रीज़ यूँ कह लें, जो ब्लैक सी है, बाल्टिक सी है और एड्रियाटिक सी, इसके दरमियान जो कंट्रीज़ हैं, यानी कि बुकारेस्ट 9 कंट्रीज़ हैं, वो कंट्रीज़ हैं जो रशिया के ख़तरे को सबसे ज़्यादा फील करते हैं। ईस्टर्न फ्लैंक है ये नेटो का, तो इन्होंने अपना एक अलायंस बना रखा है, और इस अलायंस को बनाने का वैसे तो बहुत सारे मकासद हैं, लेकिन एक ही मकसद है जो इस समिट के दौरान भी इनकी गुफ्तगू से नज़र आया कि रशिया रशिया रशिया, व्लादिमीर पुतिन दहशतगर्द, इस तरह की बातें। और यूक्रेन और मोल्दोवा भी, उन्हें भी इनवाइट कर रखा था इन्होंने। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यहाँ पर पहुँचे, लिथुआनिया के अंदर ये समिट था, और यहाँ पर जितने भी सरबराहान मौजूद थे उनसे बारी बारी यूक्रेन के सदर ने मुलाकात की। हंगरी के प्रेसिडेंट से भी यूक्रेन के सदर ने मुलाकात की, लिथुआनिया के सरबराह से मुलाकात की, चेकिया जो चेक रिपब्लिक है उसके सरबराह से मुलाकात की, रोमानिया और दीगर कंट्रीज़ के सरबराहान से मुलाकात के दौरान 2 बातें यूक्रेन के सदर ने की कि एक तो असलहा, गोला बारूद, मदद इमदाद
بعد امریکہ نہیں ہے تو کیا ہوا، لیکن یورپ کو اپنی سیکیورٹی کی ذمہ داری اب اپنے کندھوں پر اٹھانا پڑے گی، اور یوکرین جو ہے وہ یورپ کی ڈھال ہے، یہ بات آپ سب کو نہیں بھولنی چاہیے۔ اور یہ جو امریکہ کا ایٹیچیوڈ ہے، جو یوکرین جنگ ہے، اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس طرح کی باتیں صرف یوکرین نہیں بلکہ اٹلی کی جانب سے، فرانس کی جانب سے، جرمنی کی جانب سے اب اس طرح کے آئیڈیاز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں امریکہ کے ایٹیچیوڈ کو دیکھتے ہوئے کہ امریکہ کسی بھی وقت یورپ کو رشیا کے منہ میں چھوڑ کر فرار ہو سکتا ہے، جیسے اب امریکہ کے صدر جو بائیڈن جو ہیں وہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال ان سے سنبھلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، تو یورپ کی کسے فکر ہوگی؟ تو اب یورپ جو ہے وہ خود یہ انیشیٹو لیتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یوکرین کی اور الٹیمیٹلی یورپ کی حفاظت ہمیں سب کو مل کر خود کرنی ہے۔ اور دوسرا، یوکرین کے صدر نے یہاں پر جو ان کا پیس سمٹ ہے جو آنے والے دنوں میں سوئٹزرلینڈ کے اندر ہوگا، اس کے حوالے سے انویٹیشنز دیے تمام کے تمام جو سربراہان یہاں پر موجود تھے، اور انہیں کہا کہ آپ نے سوئٹزرلینڈ کے اندر آنا ہے، اس سمٹ میں شرکت کرنی ہے۔ اگر میدان جنگ کے اندر ہم رشیا کو شکست نہ دے سکیں، امریکہ نہ آیا، مدد امداد نہ آئی، تو دوسرا آپشن یہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ کے اندر کوئی نہ کوئی جو پوائنٹ ہے اس پر اتفاق کر لیا جائے گا۔ لیکن جو سرگی لیوروف ہیں، رشیا کے فورن منسٹر، ایون کہ رشیا کے صدر ولادیمیر پوتن نے بھی بہت زیادہ مذاق اڑایا اس سمٹ کا، کہ اس سمٹ سے جس میں نہ رشیا کو انوائٹ کیا گیا ہے، اور رشیا کی وجہ سے چائنا بھی بہت زیادہ پاسبلٹی ہے کہ اس سمٹ میں شرکت نہیں کرے گا۔ بھارت کو انوائٹ کیا گیا ہے اور بھارت نے حامی بھی بھری ہے، اور نریندر مودی ہو سکتا ہے کہ اس سمٹ کے اندر چلے جائیں، کیونکہ آپ کو نریندر مودی کی جو اسٹریٹجی ہے، جو پالیسی ہے، وہ معلوم ہے کہ وہ نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں، آزاد خارجہ پالیسی لے کر وہ آگے چلنا چاہتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ بھارت یہاں پر ہو، لیکن اگر رشیا نہیں ہے تو پھر اس سمٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہی بات سرگی لیوروف نے بھی کی کہ اس سمٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ رشیا کے مطالبات کو منظور کرتے ہوئے بات چیت کی ٹیبل پر نہیں بیٹھتے، اور میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یہی صحیح وقت ہے کہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کو یہ 3 جو مشن امپاسبل میں نے آپ کو بتائے، ایک تو یہ ڈریگنز ٹیتھ کھڑے کر کے آپ رشیا کے ٹینکس کو نہیں روک سکتے، دوسرا آپ کے فوجیوں کا مورال جتنا مرضی آپ ہائی کر لیں لیکن وہ پتھروں سے تو اب رشیا کے فوجیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسلحہ گولہ بارود جو ہے وہ آپ کے اتحادیوں کی جانب سے، اسپیشلی جو امریکہ کی مدد ہے اس کے بغیر، یورپ تو خود یورپ کے جو سٹاکس ہیں وہ خالی ہو چکے ہیں، 2 سال سے زائد کے عرصے کے دوران آپ کی مدد کر کر کے یورپ بالکل خالی ہو چکا ہے۔ لیکن کچھ وعدے جرمنی کی جانب سے، جو بالٹک سٹیٹس ہیں ان کی جانب سے کچھ وعدے کیے گئے ہیں، لیکن وہ اونٹ کے منہ میں، یعنی کہ یوکرین کے صدر کے منہ میں زیرے کے برابر جو یورپ کی مدد ہے وہ ہوگی، تو امریکہ کی مدد کے بغیر یوکرین کا گزارا نہیں ہے۔ تو یہ تینوں مشن جو ہیں وہ امپاسبل ہیں، جنہیں لے کر یوکرین کے صدر ابھی بھی امید لگائے بیٹھے ہیں امریکہ سے کہ مشرق وسطیٰ سے امریکہ کی اٹینشن جو ہے وہ ڈائیورٹ کر کے یوکرین اپنی جانب یہ اٹینشن لے آئے گا۔ لیکن مشرق وسطیٰ کے اندر جس طرح کی ٹینشنز ہیں تو وہ 1-2 ہفتے یا 1-2 مہینے میں یہ جو ٹینشنز ہیں وہ کم نہیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی بلکہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور امریکہ کے جو صدارتی انتخابات ہیں وہ بھی سر پر ہیں۔ تو یوکرین کے صدر کو بہتر یہی ہے کہ بات چیت کی ٹیبل پر بیٹھ کر رشیا کے مطالبات پر اپنے عوام کا خیال کریں اور اپنی ضد کو چھوڑ دیں، اس سے پہلے کہ آپ کو بلیک سی سے کاٹ دیا جائے یا پھر یوکرین پورے کا پورا نقشے سے مٹا دیا جائے۔ وقت بہت کم ہے، 23 دن ہیں، اور بات صحیح ہے، جو یوکرین کے آرمی چیف ہیں ان کی بات بھی درست ہے کہ 9 مئی کو جو روس کے صدر ولادیمیر پوتن خطاب کرتے ہیں، وکٹری ڈے پریڈ سے خطاب کرتے ہیں، تو اس دن رشیا کے صدر اپنے عوام کو اور امریکہ اور نیٹو ممالک کو کوئی بڑا پیغام دیں گے اپنے خطاب کے اندر۔ اور یہ 23 دن بھی بہت ہیں، جس طرح کا میدان ہے، خالی میدان ہے، اٹینشن مشرق وسطیٰ کی جانب ہے، تو یہ 23 دن بہت زیادہ ہیں رشیا کے لیے۔ اگر رشیا اپنی فورسز کو اس اسٹریٹجی سے آگے لے کر چلے کہ 9 مئی تک رشیا کوئی بڑا اعلان رشیا کے صدر ولادیمیر پوتن کی جانب سے کیا جائے گا، تو ان 23 دنوں کے دوران رشیا یوکرین کو بآسانی بلیک سی سے تو بآسانی کاٹ سکتا ہے، اور اگر
और ज़्यादा तेज़ी से चले तो यूक्रेन का दारुल हुकूमत जो है कीव वो भी दूर नहीं है, क्योंकि बखमुत के बहुत की टाउन की लड़ाई जो है वो हतमी मराहिल में दाखिल है। और यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री ने, यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने, यूक्रेन के आर्मी चीफ ने यह भी बताया कि वो जो की टाउन है वो तो खैर आने वाले दिनों में रशिया कंट्रोल कर लेगा। तो अब डिसाइसिव वक्त है। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पर डिपेंड करता है कि वो आखिरी लम्हों तक इन 3 मिशन इम्पॉसिबल्स को पॉसिबल बनाने की कोशिश करते रहेंगे, या फिर बातचीत के टेबल पर रशिया को भी स्विट्ज़रलैंड के अंदर मदऊ किया जाएगा और इस जंग को बातचीत के टेबल पर हल करने की कोशिश की जाएगी। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। और दूसरे चैनल के ऊपर फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग, मशरिक़ वस्ता की जो टेंशन्स हैं उन पर बात होती रहेगी। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।